जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। कल हमने किरचॉफ के नियम और प्रतिरोध और संधारित्र के बारे में पढ़ा था। आज हम व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स व्हीटस्टोन ने यह सिद्धांत दिया है और इसमें 4 प्रतिरोधों के संयोजन की प्रायोगिक विधि के बारे में उन्होंने बताया है कि 3 प्रतिरोध यदि ज्ञात हैं तो हम चौथा अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। चित्रानुसार हमने परिपथ व्यवस्थित किया। इसमें ए बी भुजा है, उसके बीच में हमने P प्रतिरोध, बी सी Q प्रतिरोध, ए डी R प्रतिरोध और सी डी S प्रतिरोध व्यवस्थित किया। इसे इन चारों को हमने चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित किया है। तो जब चतुर्भुज है तो इसके 2 विकर्ण बन जाते हैं। एक विकर्ण तो बनता है A और C और दूसरा विकर्ण बनता है B और D, AC BD। दोनों विकर्णों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? धारामापी G कर रहा है, इसीलिए इसे सेतु वर्ड देता है, यानी कि G यहाँ पर एक सेतु का कार्य कर रहा है। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि यहाँ ABC और ADC के मध्य सेतु का कार्य G करता है। सेतु संतुलन की स्थिति होती है तो 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी P/Q बराबर R/S। अब फिर इसके बाद आ जाएगा इसका वर्णन हम चित्रानुसार कर सकते हैं। यदि हमें ये चित्र पता है तो हमें वर्णन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कैसे शुरू करेंगे आप वर्णन को कि माना PQRS 4 प्रतिरोध है, वर्णन ऐसे ही करते हैं। तो माना PQRS 4 प्रतिरोध है जिन्हें हमने ABCD की भुजाओं के साथ जोड़ा है। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे? विकर्ण AC में, ये विकर्ण है AC, इसमें हमने क्या जोड़ा है? सेल और कुंजी K1। तो विकर्ण AC में हमने सेल और कुंजी K1 को जोड़ा है और जो विकर्ण BD है उसमें हमने धारामापी और किसको जोड़ा है? साथ में K2 कुंजी को जोड़ा है। जब हम दोनों कुंजियों को दबाते हैं परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और चारों प्रतिरोधों के जो मान हैं वो कैसे व्यवस्थित होंगे? उनको हम इस तरह से व्यवस्थित करते हैं चारों प्रतिरोधों के मानों को कि जो ये G है धारामापी है, इसमें कोई विक्षेप ना आए। इसमें विक्षेप कब नहीं आएगा? जब इन सब में संतुलन होगा। तो उस वक्त जैसे धारा प्रवाहित होती है तो हम इनका मान इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में विक्षेप उत्पन्न न हो और उस स्थिति को हम कहेंगे सेतु में संतुलन की स्थिति। यानी बिंदुओं पे क्या हो जाएगा? धारा का विभाजन हो जाएगा चित्रानुसार, है ना? कैसे होगा विभाजन? हर बिंदु पे ये जैसे I1 धारा है, ये I2 धारा है, ये I3 धारा है और ये I4 धारा है। तो इस तरह से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। क्या देखा हमने? चित्र देखा, चित्र के अनुसार चित्र में क्या क्या बता रखा है वो देखा। उसके बाद हम सिद्धांत पे आ जाते हैं कि भाई ये ABC और ADC के मध्य सेतु का कार्य धारामापी करता है और जब सेतु संतुलन की स्थिति होती है तो 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी P/Q तो R/S, P/Q बराबर R/S। अब यही सूत्र, ये तो शॉर्ट में कभी जब पूछते हैं प्रश्न कि व्हीटस्टोन का सिद्धांत क्या है तो आपको ये सिद्धांत लिखना है और वह सूत्र लिखना है P/Q बराबर R/S। लेकिन जब हमें कहें कि भाई अब आप सिद्धांत की स्थापना करो, सिद्धांत के सूत्र की स्थापना करो, तो वो फिर हम इधर अब आगे देखने जा रहे हैं। उसके पहले वर्णन यदि पूछते हैं तो वर्णन हमें इस चित्र के अनुसार ही करना है। कैसे बोलोगे वर्णन? बताइए। वर्णन हम ऐसे करेंगे कि माना PQRS 4 प्रतिरोध है जिन्हें ABCD भुजाओं के साथ जोड़ा गया है और
विकर्ण AC में E और K1 कुंजी और विकर्ण BD में G और K2 कुंजी को जोड़ा है। जब हम K1 और K2 को दबाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है और विभिन्न चारों प्रतिरोधों के मानों को हम फिर इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी G में विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस स्थिति को हम सेतु में संतुलन की स्थिति भी कहते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम सूत्र की स्थापना पर ध्यान दें। कल हमने किरचॉफ के जो दोनों नियम देखे थे, पहला नियम था धारा नियम और दूसरा नियम था वोल्टा नियम। वो दोनों नियम की मदद से ही हम इस सूत्र की स्थापना करेंगे। सबसे पहले आ जाइए सूत्र की स्थापना के लिए बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। बिंदु B पर आप देखिए, ये बिंदु B है। बिंदु B पर कौन कौन सी धाराएं जा रही है? I1 जा रही है, I2 जा रही है और IG। तो I1 यहाँ पे क्या है, इधर बिंदु B की तरफ जा रही है, तो ये हुआ प्लस। ये बिंदु B से I2 धारा निकल रही है, ये बिंदु B से निकल रही है, तो ये हुआ माइनस। और IG भी निकल रही है, तो ये हुआ माइनस। समेशन I हमें करना है, I1, I2, I3। I1 यहाँ पे कितना है, I1 प्लस है, I2 यहाँ पे माइनस है, तो I1 माइनस I2 माइनस IG बराबर 0। गैल्वेनोमीटर में यानी धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम मानते हैं कि IG बराबर 0। तो जब IG बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 रह जाएगा, ये तो 0 हो गया है ना, ये 0 हो गया। क्या बचा, I1 माइनस I2 बराबर 0। जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा I1 बराबर I2। ये हो गया हमारा समीकरण 1। किरचॉफ के प्रथम नियम क्या था, समेशन I बराबर 0। हमने सभी I को जोड़ा जो बिंदु B पर जा रही है, तो बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या निकला, I1 बराबर I2। अब बिंदु D पर, पहले हमने B पर देखा, अब D पर देखो कौन कौन सी तीनों आ रही हैं धाराएं, I3, I और IG और I4। I3 क्या हो रहा है, D की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस है। IG भी D की तरफ जा रहा है, ये भी प्लस है। और I4 D से दूर भाग रहा है, तो वो है माइनस। तो हमने तीनों को जब जोड़ा तो क्या हो जाएगा, I3 प्लस IG माइनस I4 बराबर 0। माइनस I4 क्या ध्यान है, क्योंकि ये ऋणात्मक है, यहाँ से D बिंदु से निकल रहा है, ये D बिंदु है। I3 इसकी तरफ आ रहा है तो धनात्मक, IG गैल्वेनोमीटर वाली धारा वो भी इसकी तरफ आ रही है तो धनात्मक, और I4 ये बाहर जा रही है, दूर जा रही है, तो ये है ऋणात्मक। I3 प्लस IG माइनस I4 बराबर 0। IG बराबर 0 है यहाँ पे भी, क्योंकि धारा मापी में विक्षेप नहीं है, तो 0। तो क्या बच गया, I3 माइनस I4 बराबर 0। अतः I3 बराबर I4। ये हो गया समीकरण 2। कोई भी सूत्र हम निकालते हैं तो बस हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। कुछ नहीं किया हमने पहले बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से धारा का मान निकाला, I1 बराबर I2 आ गया। बिंदु D पर हमने किरचॉफ के प्रथम नियम से धारा का मान निकाला, I3 बराबर I4 आ गया। अब हम ये देखते हैं कि A, B, D और A ये एक बंद लूप है, और दूसरा है B, C, D और B, ये दो हैं। यानी इस परिपथ में दो बंद परिपथ है या दो बंद लूप है। ABDA में अब हम सबसे पहले ABDA में देखेंगे, उसके बाद हम BCDB में देखेंगे, और अब हम लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, समेशन V बराबर 0, और V बराबर क्या होता है, R इंटू I। ओके, तो यहाँ पे किरचॉफ के द्वितीय नियम से ABDA लूप में हम जब मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा, I1P है ना, I1, I2, I3 जोड़ेंगे हम, तो सबसे पहले क्या हुआ, I1P, फिर वही IGG और
I3R। जो धनात्मक है वो धनात्मक है और जो ऋणात्मक है वो ऋणात्मक है। यहाँ पे भी IgG का मान 0 है, धारामापी में विक्षेप नहीं है, तो क्या बच जाएगा, ये I1P माइनस I3R। ये IgG यहाँ पे 0, I1P माइनस I3R बराबर 0। पक्षांतर करेंगे, क्या बच जाएगा, I1P बराबर I3R। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हमें जो लूप है ABDA, इसमें हमने देखा है कि कौन कौन सी धाराएं हैं। तो P के अंदर कौन सी धारा है, I1 है ना। इसमें कौन सी धारा है, IG है, और इसमें कौन सी धारा है, I3 है। तो I1P, IgG और I3R, या I3R। V बराबर I इंटू R होता है, इसलिए I इंटू R, यहाँ पे RP है तो I1 इंटू P, यहाँ पे R, I3 इंटू R, और ये था G तो IG इंटू G। IgG का मान 0 हो गया, तो बचा क्या है यहाँ पे, I1P माइनस I3R बराबर 0, I1P बराबर I3R, ये समीकरण 3। BCDB लूप, ये BCD और B लूप। अब इसमें भी देखिए I2 कितना है, Q, ये कितना है, I4 इंटू S, और ये है IgG। ये हमने करा यहाँ पे जोड़ने का काम, I2Q माइनस I4S माइनस IgG बराबर क्या हो गया, 0। तो हमें रटना कहीं नहीं है, सीधा हमने देखा ABDB लूप। ABDB लूप में हमने बुझाएं देखी, I1P, IgG और I3R। I1P प्लस है, IgG भी प्लस है, और I3R यहाँ पे ऋणात्मक है। तो इससे आ गया था I1P बराबर I3R। इससे हम निकालेंगे तो I2Q माइनस I4S बराबर 0, तो I2Q बराबर I4S, क्योंकि धारामापी में विक्षेप 0 है, संतुलन की स्थिति है। समीकरण 4 हो गया। हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे देंगे। तो समीकरण 3 भाजक समीकरण 4 जब हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्षों को एक तरफ और दाएं पक्षों को एक तरफ। बायां पक्ष क्या है यहाँ पे, I1P, और इसका बायां पक्ष क्या है, I2Q। तो I1P बटा I2Q ये लिखा हमने। दायां पक्ष क्या है, I3R बटा I4S, हमने ये लिख दिया यहाँ पर। अब हम जानते हैं जो हमारा समीकरण 1 निकला था, I1 बराबर I2 होता है। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, यानी जो I1P है ये I1 किसके बराबर है, I2 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया I2P बराबर था I2Q, ऐसा सच रह गया। ऐसे I3 किसके बराबर है समीकरण में, I4 के बराबर है। मैंने यहाँ मान रख दिया I4R बटा I4S। I1 बराबर I2 होता है, इसलिए I1 की जगह मैंने I2 करा। I3 बराबर I4 होता है, इसलिए मैंने I3 की जगह यहाँ I4 लिखा। ऐसा करा, I2 से I2 कट गया, I4 से I4 कट गया, क्या बचा, P बटा Q बराबर R बटा S। यही व्हीटस्टोन का सिद्धांत है। और यदि हम S यानी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना चाहेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, R और Q मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो Q इंटू R बटा P। आशा है आपको समझ में आया होगा। और अब इसके साथ ही ये अध्याय 3 कंप्लीट होता है। इसके जो प्रश्न आते हैं बोर्ड के लिए, इस वर्ष में इसे इम्पोर्टेंट मानूंगी, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें तो इससे संबंधित एक भी प्रश्न नहीं आया था। तो अब मुझे लगता है कि किरचॉफ का नियम या संयोजन या व्हीटस्टोन सिद्धांत आ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। प्रश्न बड़े सिंपल से बनते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन समझाइए, श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन समझाइए, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। छोटा प्रश्न भी आ सकता है, बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। और इसके अलावा आपने जो देखा था कि मात्रक क्या होते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है,
ऐसे जो अच्छे छोटे छोटे प्रश्न बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप एकदम से बड़े बड़े प्रश्न याद मत कीजिए, लघुत्तरात्मक प्रश्नों को पहले याद कीजिए। उन लघुत्तरात्मक से ही आपका एक निबंधात्मक प्रश्न तैयार हो जाता है।